ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो हालांकि अतीत का मामला है लेकिन वर्तमान से भी बहुत जुड़ा हुआ है, और वह है नेहरू से इंदिरा दशा और दिशा। आप सभी जानते हैं कि भारत की राजनीति में नेहरू और इंदिरा दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। दोनों के साथ सबसे कॉमन चीज़ यह है कि नेहरू और इंदिरा दोनों ने भारत की आज़ादी के संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था। नेहरू तो 9 साल करीब जेल में रहे। इंदिरा जी ने एक वानर सेना बनाई थी, जिसे बच्चों की फौज बनाई, और वो उस वक्त जो स्वाधीनता संग्रामी थे, खासकर जो क्रांतिकारी थे, उनकी मदद करती थी। बहुत पार्टिसिपेट किया। दोनों ही कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री भी, पहले प्रधानमंत्री भी, और उनको विरासत में गुलामी के साथ में जो अव्यवस्था हो गई थी हमारे देश में, वो उनको विरासत में मिला। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। महात्मा गांधी के परम अनुयायी होते हुए भी, हालांकि नेहरू जी लघु और कुटीर उद्योगों में विश्वास करते गांधी जी, लेकिन नेहरू जी बड़े उद्योगों के समर्थक थे। हालांकि महात्मा गांधी के परम अनुयायी थे और गांधी जी के कहने पर ही उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। साथ ही उन्होंने एक गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन बनाया पूरी दुनिया में, और भारत उन गुटनिरपेक्ष देशों का नेता बना। उनकी बनाई हुई विदेश नीति आज भी करीब वही लागू है। उसके अलावा उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी हमारे देश में, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को तरजीह दी गई। उसमें नेहरू जी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर के हमेशा हामी रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी, और लेकिन नेहरू जी के साथ जो सबसे उनको तकलीफ हुई कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जिस चीन से उन्होंने दोस्ती की, जिस चीन के लिए उन्होंने तिब्बत की ज़मीन छोड़ दी, ज़मीन को उनका क्लेम छोड़ दिया भारत का, उसी चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, जिससे उनको बड़ा आघात मिला। उसके बाद 1964 में कहते हैं कि उसी आघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति में भाग लिया। श्वेत क्रांति उन्हीं की देन है। साथ ही हमारे देश में जो कृषि, खेती, अनाज के मामले में स्वावलंबी बनाने का श्रेय भी इंदिरा गांधी को है। सिक्किम जो हमारे साथ नहीं था, हमारे भारत में विलय नहीं हुआ था, सिक्किम का विलय किया उन्होंने, और बैंकों का 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने, ताकि देश का जो खजाना है, जो धन है, वो कुछ खास लोगों के हाथ में नहीं रहे। उनका राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने। जो आज़ादी के बाद प्रीवी पर्स, जब सारे रियासत मिली और प्रीवी पर्स दिया जाता था, तो प्रीवी पर्स खत्म किया उन्होंने। लेकिन उनके साथ भी एक ऐसी चीज़ हुई जिसको लेकर के उनको काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ी। उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में भारत के जितने विरोधी राजनीतिक नेता करीब सभी जेल हुए, और करीबन 1.5-2 साल उनकी 1966 से लेकर के उनका हुआ। नेहरू जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भी 64 से लेकर के 1984 जब उनकी मृत्यु हुई तक वो प्रधानमंत्री थी। दोनों का ही राजनीतिक हमारे देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और दोनों को झेलना पड़ा। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के कारण विरोध झेलना पड़ा, आलोचना झेलनी पड़ी, जबकि नेहरू जी को चीन के आक्रमण के कारण झेलना पड़ा उनको, कि भारत की सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उन दोनों की राजनीति का आज भी देश की राजनीति पर एक इम्पैक्ट है। तो आज हम उनकी बात करेंगे कि नेहरू और इंदिरा गांधी के समय भारत की क्या दशा थी और क्या उन्होंने दिशा दी, उनकी हम समालोचना करेंगे, समीक्षा करेंगे। और इसके लिए हमने स्टूडियो में 4 व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। अभी 3 हमारे पास उपस्थित हैं, एक व्यक्ति आने वाले हैं। बाईं तरफ बैठी हैं श्रीमती सादिया आज़िम, जो सहारा जो टीवी है उसकी एक्स चीफ रही हुई हैं। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन सेंटर में भी काफ़ी एक बड़े अधिकारी के रूप में काम किया कई वर्ष। उसके पास ही बैठे सिराज मिठोलिया, जो कलकत्ता प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके पास बैठे श्री राज्यवर्धन, जो प्रगतिशील लेखक संघ के भूतपूर्व सचिव हैं, लेखक हैं।
आइए हम अपने बात की शुरुआत सादिया आजिम से करते हैं। सादिया आजिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि अभी नेहरू जी और इंदिरा गांधी दोनों का, एक नेहरू जी का जन्मदिन हो चुका है 14 नवंबर, और 19 तारीख को इंदिरा जी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए हमने ये विषय रखा कि नेहरू से इंदिरा तक का दशा और दिशा। इनको कई, मैंने बताया, उनके आज भी नेहरू और इंदिरा गांधी को लोग याद करते हैं विभिन्न तरीके से। उनकी आलोचना भी बहुत हुई है और उनके प्रशंसक भी बहुत हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद नीरज जी, और इसलिए भी धन्यवाद कि आपने इस विषय को चुना बहुत अच्छी तरह से, कि हम लोग एक लेगेसी के बारे में, उनकी विरासत के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेहरू जी का काल आप 1947 से 1964 तक देखेंगे और आप देखेंगे कि उनको क्या मिला था। ये जानना ज़रूरी है कि ठीक है, वो हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने एक आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो हमें जब भारत बना, जिस शक्ल में आज हमारा देश है, उसकी नींव के निर्माता आप उनको मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सचमुच उस दौर में ऐसा ही था, उनकी उपस्थिति थी, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, और उसके बाद भारत को एक गणतंत्र के रूप में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और आप फिर देखेंगे कि नेहरू जो भारत की बुनियादी सिद्धांत हैं, जिनमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इस आकार से ही इस देश को लोग जानते हैं दुनिया में। इसकी जो छवि है वो इन सारी बातों से है, और इसके लिए नेहरू जी को आप बिल्कुल, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। दूसरी चीज़ की एक वैज्ञानिक सोच, जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने IIT, एम्स, बहुत सारे राष्ट्रीय प्रयोगशाला जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो एक दौर था कि एक गुलाम देश, और उसके बाद उसे आज़ादी मिली, नई एकदम जो शिशु एक देश के रूप में हमारा देश था, और कैसे वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें उनके कुछ योगदान तो बहुत ही अहम हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं बनी, इसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इससे भी अहम है कि देखिए, आज के दौर में एक कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स का दौर है, जहाँ पर हर देश एक दूसरे देश पर निर्भर है। इसकी नींव लेकिन उस समय रखी गई थी, और ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ज़्यादातर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेहरू जी के समय बना, और वो सारे दूसरे देशों के जो लोग हमसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस रहे हैं, बड़े देश, अमेरिका, यहाँ तक कि ब्रिटेन। तो आप सोचिए कि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ साझेदारी करके उनकी जो नॉलेज या शिक्षा व्यवस्था थी, उसे हम सीख पाएं, और बहुत कुछ उनके साथ मिलकर बनाया गया, रशा के साथ बनाया गया। तो ये कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स की भी नींव उस समय रखी गई, जिसको हम नहीं नकार सकते हैं। और आज के दौर पे वो बिल्कुल उभर कर सामने आया है, क्योंकि हर देश हर तरह से एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है। तीसरी चीज़ जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, देखिए, अगर आप उस ज़माने की बात करेंगे तो एक शिशु देश जैसे हम कहते हैं, और उसके बाद उस समय क्या ज़रूरतें थी भारत की, क्या भारत को एक एग्रेसिव भूमिका ले लेनी चाहिए थी, एक पक्ष ले लेना चाहिए था, नहीं लेने से क्या क्या फ़ायदे हुए? नहीं लेने से फ़ायदा ये हुआ कि भारत की लीडरशिप बढ़ी। आज भी आप नॉन अलाइन मूवमेंट के, जिनको आप कर्ता धर्ता कहेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है कि उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को स्थापित किया, और उससे भारत एक स्थिर देश के रूप में बड़ा हो सका, बढ़ सका। और इसलिए इस बात को हम लोग नहीं नकार सकते हैं। रही बात इंदिरा जी की, तो इंदिरा जी का कार्यकाल 1966 से। सादिया जी, मैं माफ करिएगा, मैं थोड़ा समय की पाबंदी है, इंदिरा जी वाली बात हम आपको सेकंड दौर में बात कर लेंगे आपसे। अभी सादिया आजिम ने कहा कि भारत की आज़ादी के संघर्ष में भी नेहरू जी ने भाग लिया था, और भारत के आज़ादी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने समाजवाद और जो औद्योगिकरण और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से काम किए उन्होंने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो विश्व क्षितिज पर उन्होंने कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स,
हालांकि ब्रिटेन के हम गुलाम रह लेंगे, बाद में ब्रिटेन से भी उनके भी ज्ञान को लेना या उनसे भी जो चीज़ें हम इस तरह के जो किए, नॉन अलाइनमेंट का इसमें कोई संदेह नहीं है, नॉन अलाइन मूवमेंट के वो जनक थे वो, जिसकी जो आज भी हम किसी न किसी रूप में हैं वो किसी तरह उसमें मैं जोड़ दूँ। जैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी, हालांकि व्यवस्था बदल गई है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था टोटल चेंज हो गई, फिर भी लगभग वही फॉरेन पॉलिसी आज भी चल रही। आइए मिठोलिया जी बात करते हैं। मिठोलिया जी आप तो पुराने पत्रकार भी हैं, अभी जो बात सरिता ने कही, उन्होंने शायद समय की पाबंदी का, नेहरू जी के टाइम में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उसको लेकर के नेहरू जी को बहुत सदमा लगा था। हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं, और नेहरू जी के जो भी, इंदिरा गांधी नेहरू का जो भी संक्षेप में समय के अंदर में। सबसे पहले तो मैं नेवर जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर जो आपने जो विषय रखा है दशा और दिशा, नेहरू और इंदिरा जी के बाद। तो इस आज का मैं ऐसे समझ जाऊँ, आज का जो माहौल है पूरे देश में, उसके मद्देनज़र ये बहुत ही ज़बरदस्त मौजूद सब्जेक्ट विषय है। और हमारी साजिया जी ने जो बातें कही, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। जहाँ तक सवाल है नेहरू जी का, तो बिल्कुल वो पंचशील और वो गुट निरपेक्षता के मामले में उन्होंने दुनिया को राह दिखाई थी। भारत तो आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने दुनिया को राह दिखाई थी कि शांति के पक्ष में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबको एक साथ लेना पड़ेगा, शांति की बात करते थे। उसकी वजह ये थी कि शांति के जो पुजारी थे, अमन के जो देवता थे, वो थे महात्मा गांधी, जिनके वो नंबर 1 शिष्य कहे जाते हैं। और जब चुनाव हुआ 1947 के बाद कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो गांधी जी ने 2 कैंडिडेट को अलग रखकर इन्होंने इनका नाम आगे किया। उसकी खास वजह ये थी कि आज़ादी के आंदोलन में नेहरू जी जिस तरह उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, खाली नेहरू जी नहीं, उनके जो पिताश्री थे मोतीलाल नेहरू, इनके जो पारिवारिक जो है, वो भी एक पृष्ठभूमि रही है कि वो देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे थे। लेकिन 1962 में जब हमला हुआ चीन का, तो वहाँ से उनको एक धक्का लगा। वो धक्का ऐसा था कि वो सह नहीं पाए थे, इसलिए भी क्योंकि उसके पहले कई मीटिंग हो चुकी थी। 18 अप्रैल 1955 में एक मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में, कंदुम कॉन्फ्रेंस में आपके बुल्गारियन भी थे, उसमें भी थे, वो एक 54 लाइन भी आए थे। तो वहाँ भी शांति की वार्ता हुई थी। लेकिन वो होता है ना अति विश्वास, एक विश्वासघात के रूप में जो हमला हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन बांडुंग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। तो वो जब ये अजीब बात है कि जब दिल्ली में पत्रकारों के एक दल ने जब नेहरू जी से पूछा कि ये हमला हो गया चीन का, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई लग नहीं रहा, कि मैंने कोशिश की शांति की। उन्होंने ठीक किया है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक उनकी मृत्यु के 5 दिन पहले, ये 22 मई की बात है, दिल्ली में पत्रकारों के सामने पत्रकारों ने पूछा था कि साथ क्या फील हो रहा है आपको? तो बोला हो आप लोग डरिए मत, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। ये इतना आत्मविश्वास है पंडित नेहरू जी को। तो ये तो एक परंपरा रही, जैसे हम कहते हैं भारत के आधुनिक, भारत के निर्माता के रूप में, वास्तुकार के रूप में जब हम नेहरू जी का नाम लेते हैं, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में विधान चंद्र राय का एक ज़माना था। और बात नेहरू जी में, जब आपने हमसे पूछा, पत्रकार प्रेस क्लब में भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ, ये हमारा प्रेस क्लब जो है आज जहाँ मौजूद है, सबसे अधिक कंट्रोवर्सल पंडित नेहरू जी का था। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ग्रैंड होटल में, हमारा कोई टेंट नहीं था, उसमें बीजू पटनायक और नेहरू जी थे और हमारे केदारनाथ जी थे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब के। तो उनसे पूछा गया कि आपका अपना कोई टेंट नहीं है, हम लोग कॉलेज स्ट्रीट में थे। तब नेहरू जी ने कहा था कि आप ये यहाँ आइए। ये नेहरू जी के देन है, प्रेस क्लब और बीजू पटनायक जिन्होंने हमको स्टील सर्वे किया था। तो उस नाते भी हम लोग कृतज्ञ हैं नेहरू जी की। आज जो प्रेस क्लब खड़ा है, कलकत्ता प्रेस क्लब, उनमें बड़ी भूमिका रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और इंदिरा जी के बारे में क्या कहूँ, इनका भी, इन्होंने एक नई दिशा दी भारत को, एक एकदम साहसी महिला नेत्री, पूरे विश्व को जबरदस्त एक बताया विश्व को कि किस तरह हम एक देश को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात आ गई कि आपातकाल, इमरजेंसी, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो जेल चले गए थे और कुछ यातनाएं सही थी, बिल्कुल सही बात है। ये पता नहीं कैसे सत्ता का नशा कहें या क्या कहें, ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये एक थोड़ा सा दाग तो लगा था, लेकिन बाकी काम उन्होंने जो किया, भारतवासी आज भी उनको याद रखते हैं। बांग्लादेश का उदय, दुनिया में पहली बार भाषा के रूप में एक देश का जन्म हुआ था,
और उसमें पूरा श्रेय जाता था भारत को भी, कुछ हद तक तो श्रेय भारत को जाता ही है, जिनकी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। श्री मिठुलिया जी ने बताया कि नेहरू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज़ादी के पहले भी बाद में भी उन्होंने कहा कि हमारी प्रेस क्लब तो नेहरू जी की ही देन है, उस वक्त हमारे पास था नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अपना टेंट होना चाहिए, और नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को भी उन्होंने याद किया, लेकिन और शांति के लिए काम किया। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ दूँ, नोबेल पुरस्कार के लिए उनको मनोनीत किया गया था, लेकिन मिला नहीं था उनको, मिल नहीं पाया था, लेकिन मनोनीत किए गए थे। क्यों नहीं मिल पाया मुझे मालूम नहीं है, जो भी हो। इस प्रकार हमने सादिया जी से बात की, विशेष पत्रकार राज मिठुलिया से बात की, और अब हम इसके पश्चात एक लेखक से बात करेंगे, एक प्रगतिशील लेखक से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। हम परिचर्चा करें नेहरू से इंदिरा, दशा और दिशा, और अभी हमारे दोनों प्रतिभागी ने, सादिया आजिम जी ने और राज मिठुलिया जी ने, नेहरू और इंदिरा गांधी के कंट्रीब्यूशन को याद किया, उनके सारे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया उस अवसर में। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि नेहरू जी का सबसे बड़ा सेट पर लगा चीन के आक्रमण से। चीन का जो आक्रमण हुआ तो वो एक प्रकार से नेहरू जी की एक प्रकार से डिफीट थी, क्योंकि नेहरू जी ने चीन से दोस्ती कर का हाथ बढ़ाया था, और उन्होंने कई आलोचनाओं के बावजूद चीन से दोस्ती की थी। लेकिन चीन ने जब आक्रमण करके उस पूरे इस नेहरू जी के कंसेप्ट को ध्वस्त कर दिया, ये एक बहुत सदमा हुआ। आइए अब बात करते हैं राज्यवर्धन जी से। राज्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में भी बताया गया, लेकिन उस वक्त जो हमारे देश की जो प्रगतिशील ताकतें थीं, वो नेहरू जी के साथ भी थी, नेहरू जी के विरोधी भी थी। कई मामलों में नेहरू जी का विरोध भी किया, के साथ थी। गांधी जी के वो अनुयायी थे, लेकिन गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्रामोद्योग का, उसकी जगह नेहरू जी ने बड़े उद्योगों को किया। तो ये जो क्रिटिकल जो चीज़ें नहीं, उसको उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वही इंदिरा गांधी के साथ भी था। इंदिरा गांधी के समय वो हुआ था, लेकिन बांग्लादेश उनकी देन है। कि मैं आपको याद दिलाऊँ, हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस वक्त उन्होंने नारा लगाया था कि इंदिरा याहिया एक है पाकिस्तान। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इस तरह के कैसे नारे लगे तो उस टाइम में। बताइए राज मिठुलिया जी, राज्यवर्धन जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेहरू से इंदिरा तक दशा और दिशा पर एक हम लोग समालोचना के लिए एकत्रित हुए हैं, और आज के समय में एक जरूरी है। ये नेहरू जी का अभ्युदय राजनीति, भारतीय राजनीति में 1916-17 से होता है, और 1964 तक, और फिर 66 से लेकर के 1984 तक। तो ये करीब 68-70 साल का जो दौर है नेहरू और इंदिरा का, वो भारत का निर्माण का दौर है। और भारत का निर्माण, जैसा अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विभाजन हुआ 1947 का, रक्त रंजित देश मिला, टूटा हुआ देश मिला, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों शरणार्थी इधर से उधर हो, एक पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, अशांति थी। ऐसी स्थिति में उनको राज संभालना था। लेकिन गांधी वो एक स्वप्नदर्शी आदमी थे। जैसे आपने पूछा कि गांधी जी ग्रामीण स्वावलंबन को मानते थे, कुटीर उद्योग को मानते थे, उनका था ट्रस्टीशिप में उनका विश्वास था। वो कहता था कि साधन की शुद्धता हो तो साध्य भी शुद्ध होगा, साध्य भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये, और नेहरू जी जो थे वो इसके इन चीजों को भी एक यूटोपिया मानते थे। उनको लगता था कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, एक व्यक्ति अपने में इन चीजों को एडॉप्ट करके संत हो सकता है, लेकिन समूचे देश को इस ढंग से बनाना कठिन होगा। तो गांधी जिस समय आजादी के समय दो प्रधानमंत्री होने के लिए दो सशक्त दावेदार थे, जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी। उसमें जब चुनाव हुआ
तो नेहरू जी से ज्यादा वोट पटेल को मिला, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, नेहरू जी को होना है, और स्वेच्छा से ये पटेल जी ने मान लिया था, अनिच्छा से नहीं, स्वेच्छा से मान लिया था और उनको समर्थन देने का काम किया। प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न मुझे भी बहुत मतता था। तो लगा कि तमाम माने वैचारिक मतभेद होने के बाद भी गांधी जी ने नेहरू को इसलिए अपना माने प्रधानमंत्री बनाए कि उनको लगता था कि ये एक विजनरी आदमी है और साम्यवाद में इसकी रुचि है। भारत में धर्मनिरपेक्षता, जो पटेल में जिस चीज की एक कमी थी, एक हिंदुत्ववादी सोच, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी एक जो बने राजेंद्र बाबू, उसमें भी एक कुछ हद तक हिंदुत्ववादी सोच थी, लेकिन ये पूरा प्रोग्रेसिव थे। इसमें धर्म में वैसे ऐसा नहीं कि धर्म को बहुत माने आघात करते थे लोग, उनको लगता था कि जो लोग अपने धर्म को मानते हैं, स्वतंत्रता है, वो अपना करे और उसको कोई रोका नहीं जाए, और धर्मनिरपेक्ष भारत का वो निर्माण करना चाहते थे। और जैसा कि साम्यवाद से भी प्रेरित थे, तो उसके आधार पर उन्होंने योजना आयोग का निर्माण किया। वो दोनों, जैसे आपने बताया मिक्स इकोनॉमी, उन्होंने दोनों तरह के इकोनॉमी को दिया ताकि अधिक से अधिक माने जिस क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर पैसा नहीं लगा सकता है, सरकार उसमें पैसा लगाएगी, और जिसमें पैसा लगा सकते हैं पब्लिक सेक्टर वो लगाएगा। तो मिक्स इकोनॉमी के कुछ फायदे भी हुए और कुछ हमें नुकसान भी हुआ, जो कालांतर में जाकर के माने लोगों को कहने लग गया कि नहीं, ये जो हमारा सरकारी उद्योग वगैरह है वो बहुत भारी भरकम हो गया, ज़्यादा खर्च होता है, रेवेन्यू होता है। तो जैसे कि आपका और एक प्रश्न था कि वो एक वामपंथ से माने वो रुचि थी उनकी, लेकिन वो दूसरे ढंग से भारतीय तरह से चाहते थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी माने विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं चाहते थे। आइए, राजवर्धन जी ने कई बातें बताई कि नेहरू जी विजनरी आदमी थे। गांधी, हालांकि उन्होंने एक उस इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण उसको याद दिलाया कि कांग्रेस के अंदर में जो मेजोरिटी थी वर्किंग कमेटी में, मेजोरिटी तो पटेल की थी, सरदार पटेल की। फिर भी लेकिन गांधी जी को जब पूछा, गांधी जी ने कहा नेहरू ने जवाहर को बनाना चाहिए। उसका कारण था कि वो विजनरी थे, सबको साथ लेने की कुवत उनमें थी। तो उन्होंने देखा कि अब आज़ाद भारत में शायद नेहरू ज़्यादा कारगर साबित होंगे। आइए हम बात करते हैं सादी आजिम से फिर से। सादी आजिम जी का फिर स्वागत है। एक दो तीन बातें हैं। नेहरू जी, इसमें दो राय नहीं कि बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा कद था उनका, लेकिन एक तो भारत का जो पार्टीशन हुआ उसमें नेहरू जी की क्या भूमिका थी, उसको लेकर बहुत सी बातें उठती हैं। चीन के साथ उनकी दोस्ती बहुत चेष्टा की उन्होंने, लेकिन चीन ने आक्रमण कर दिया और हमको पीछे हटना पड़ा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, और उनको चीन को जगह भी दी उन्होंने, तिब्बत तक को दी। इसको लेकर बड़ी आलोचनाएं होती है, तो उसमें आप क्या कह सकती है, खासकर जो भारत का डिवीज़न हुआ और यहाँ पर एक मुसलमान एक इस्लाम पाकिस्तान बना, उसको लेकर आज भी नेहरू की बहुत आलोचना हो रही है। सादिया जी। देखिए, धन्यवाद नीवर जी। मैं इस विषय पे थोड़ा इस बात को उठाना चाहती हूँ कि अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे कि किसने किताबें लिखी, कितना स्टडी किया, और आप जो लोग पब्लिक पॉलिसी को ऑब्जर्व करते हैं वो इन किताबों का हवाला देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो विजनरी बात की जा रही है उसका मूल रूप से यही कारण था कि नेहरू जो है उस ज़माने के अनुसार ज़्यादा मॉडर्न थे, उन्होंने ज़्यादा मॉडर्न पढ़ाइयाँ की थी, और उनको पता था कि भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए, चीन के साथ बातचीत करना, चीन ने धोखा दिया, ये चीन की नेतृत्व की बात है। भारत ने उस समय क्या किया? भारत ऐसा भी नहीं रहा है कि उसने मुकाबला नहीं किया या उसने हार मान ली और बिल्कुल घुटने टेक दिए।
ऐसा भी नहीं रहा। लेकिन जब एक देश बनता, और चीन की आज़ादी भी उस समय हमारी आज़ादी के समय का बात है, ये दोनों बड़े देश जो आज दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन को केटर करते हैं, इनमें देखिए, इनमें स्थिरता बहुत ज़रूरी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप नेहरू को विजनरी समझते हैं तो उनके मन में रही होगी कि ज़्यादातर कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स, इस पूरे इलाके को स्थिर करना, यहाँ इसमें युद्ध नहीं होना, और ये कारण हो सकता है किसी देश को प्रगतिशील बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, मैं इंदिरा जी पे एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं इमरजेंसी को लेकर, जो सही हो सकती हैं, जो सही बात है। एक गणतांत्रिक देश में इमरजेंसी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो संविधान का हिस्सा है, और वो आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। तो अगर हम उसकी आलोचना कर रहे हैं तो क्यों ना इमरजेंसी जैसी प्रावधान को संविधान से हटा दिया जाए, और इतने सालों में क्यों नहीं हटाया गया है। देखिए, आप शायद मुझे लगता है 1978 या 77 के दौर पे शायद उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया था, जहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस को, आंतरिक जो डिस्टर्बेंस होती है उसको उन लोगों ने थोड़ा ब्रॉडर करके, जब तक और भी मतलब कुछ और कारणों को लाया गया। लेकिन इमरजेंसी, आप ये बात को नहीं भूलिए कि इमरजेंसी आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है, और वो मंत्रियों के हाथ में, कैबिनेट पार्लियामेंट के हाथ में है, वो पास कर सकती है, राष्ट्रपति के हाथ में है। तो गणतंत्र में जब हम आलोचना कर रहे हैं और हम प्रावधान भी दे रहे हैं संविधान में, और उस संविधान का हम हवाला भी देते हैं, तो सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी प्रावधान होनी चाहिए, और क्या होने से इसमें देश की भलाई है या नहीं। तो मैं आलोचना जरूर करती हूं कि ऐसे प्रावधान गणतंत्र को कमजोर करते हैं, लेकिन ये बात भी नकारा नहीं जा सकता कि उस समय के अनुसार इंदिरा जी ने संविधान का ही वास्ता देकर इमरजेंसी लागू किया था। सादिया जी ने ये बताया कि जो इमरजेंसी लागू हुई थी वो भले ही वो दुखद हो, अनफॉर्चुनेट हो, लेकिन संविधान के अंतर्गत हुई थी, संविधान से बाहर नहीं हुई थी। उनका ये भी कहना है कि अगर वो समझते हैं कि अगर आज के आलोचक समझते हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत काम किया इमरजेंसी लागू करके डेमोक्रेसी हो, तो फिर आज तक वो इमरजेंसी का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है। आज बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज हुए हैं तो आपको इमरजेंसी का वाला भी प्रावधान समाप्त कर लेना चाहिए, जैसे 370 चेंज किया। इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी किया उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया। इस प्रकार हमने कई क्रिटिकल पॉइंट में बात की। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हम हमारे प्रतिभागियों से अन्य बिंदुओं पर बात भी करेंगे। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं नेहरू से इंदिरा, दशा और दिशा, और हमारे प्रतिभागियों ने नेहरू जी की और इंदिरा जी की उपलब्धियों भी बताई, और उनको लेकर किस चीज़ों को लेकर उनकी आलोचना हुई उसके बारे में भी उन्होंने बताया हमको। जैसे अभी सादिया जी ने कहा कि इमरजेंसी के बारे में कोई कुछ कह सकता है, लेकिन वो संविधान में एक प्रावधान है कि अगर देश में इस प्रकार कोई सिचुएशन आ जाए तो इमरजेंसी लागू कर सकती है। तो उस सिचुएशन के बारे में क्रिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया। आइए राज मिठोले जी से बात करते हैं। राज मिठोले जी, आप पत्रकार हैं, जब इमरजेंसी लागू हुई तो सारे पत्र ये हो गया, कम्प्लीटली बैन हो गया और सेंसर लागू हो गया, उनको आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो देश के इंटरेस्ट में था? जहाँ तक सवाल है नेवर जी, इमरजेंसी लागू करने का मेरा ऐसा मत है कि जब देश हित का मामला आएगा, देश हित का, इंटरनल राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं, तब इमरजेंसी लगना वाजिब है, ज़रूरी है, अगर देश हित का मामला हो। लेकिन इंटरनल जो मामला है उसमें मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ इमरजेंसी का, क्योंकि उसी इमरजेंसी की वजह से इंदिरा जी को हारना पड़ा था। वो भी जेल से वो थे, वो राजमयान उन्होंने हराया था। तो इमरजेंसी का जो प्रभाव पड़ा, खासकर जो युवा पत्रकार थे उस वक्त के पत्रकार, हमारे जो आदर्श रहे हैं, वरुण सेनगुप्ता, वो भी जेल गए थे, बहुत घोष भी जेल गए थे, बहुत लोग गए थे। तो वो एक ऐसा दौर था कि लोग बड़ा पैनिक हो गया था, और वही वजह थी इंदिरा जी को बहुत शिकस्त खानी पड़ी चुनाव में।
उसके बाद उनका टर्म तो आपको मालूम है कैसे दोबारा आई, उनका बेटा था संजय गांधी, वो था कर ये बात वही इमरजेंसी की। लेकिन मैं एक बात कहना भूल गया था कि नेहरू जी के संबंध में वो इतने बहादुर थे। नेहरू जी खासकर जब कलकत्ता के साउथ कलकत्ता में देशप्रिय पार्क है, वहाँ उस वक्त मीटिंग हो रही थी, ये मेरे वालिद साहब मुझे बता गए हैं कि वालिद साहब भी उस ग्राउंड में थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो वहाँ गांधी जी आने वाले थे और पंडित नेहरू जी, लेकिन वहाँ जनता इतने उसमें ये हो गई थी उत्तेजित, और गांधी जी उस वक्त की बात है। अब ये देख रहे हैं ऊपर मंच पे बैठे थे पंडित नेहरू, इतने साहसी व्यक्ति, इतनी भीड़ में कूद के आ गए, जो करना पहले मेरे ऊपर करो। ये पंडित नेहरू जी का कथन था, जो करना मेरे ऊपर करना, उसके बाद वहां जाना ऊपर। ये बहादुरता एक नेता। तो गांधी जी क्यों चाहते तब समझ गए होंगे इससे कि ये देखो, ये सज्जन, ये जो है शख्स है, ये हर चीज को हैंडल कर सकता है, ये देश को संभाल सकता है। ये दूरदृष्टि काफी थी गांधी जी के अंदर। तो उनका चुनाव उस वक्त मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि इन तीनों में, जैसे भी कहा था कि देश को संभालना, और वो शांति प्रिय इंसान थे नेहरू जी, और इंदिरा जी थोड़ी सी कड़क हो गई थी जब ये आयरन लेडी भी कहा गया था। आयरन लेडी कहा गया था। लेकिन एक बात और है, नेहरू जी और इंदिरा जी ने विरोधियों का बड़ा सम्मान किया था, जो नेहरू जी ने किया था। उस वक्त हमारे कई कवि रामदास सिंह दिनकर जी को उनके साथ बड़े अच्छा संबंध थे, पंडित राहुल सांस्कृतान के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, जितने तमाम हमारे हिंदी के लेखक थे, उन्होंने उनका भी एक मंच बनाया था। ये पंडित नेहरू जी की दृष्टि थी कि हम विपक्षियों को सम्मान दें, उनकी बात सुने। उसके अंदर थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके कैबिनेट के मंत्री थे, जो संघ के थे, उनकी बात सुनते थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये अंतरिम सरकार में कुछ खूबियां थी, अंतरिम सरकार जो बनी थी पहली, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो कहने का मतलब अम्बेडकर भी थे। हाँ, विरोधियों के लेकर चलना उनका एक ये था कि देश को आगे इस तरह बढ़ाना है, हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना है, चाहे औद्योगिक हो, चाहे कृषि में भी उन्होंने हाथ दिया था। उनका भी नारा था आराम हराम है, ये नारा उन्हीं का था, पंडित नेहरू जी का था कि आराम हराम, जो अभी कह रहे हैं ये पहले नारा दे चुके हैं, आराम हराम है। उसी तरह इंदिरा जी ने कहा था, अपना काम बढ़ाओ, देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, अपना काम खुद निपटाओ, देश अपना काम आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों के नारे उस वक्त बहुत चले थे कि आराम हराम है और अपना काम बढ़ाओ, ये नेहरू और इंदिरा जी। तो इनके उपलब्धियों के कंट्रीब्यूशन को नकारना, कोई नकारता है तो मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि नई पीढ़ी, उनके सामने क्या मैसेज जा रहा है, नई पीढ़ी क्या समझेगी इन दो महान शख्सों के बारे में। हर शासन कुछ ना कुछ करता है देश हित में, इन दोनों ने किया। कुछ खामियां हुई हैं तो भी जग जाहिर है, एक तो चाहे चीन का आक्रमण, दूसरा आपातकाल, दो खामियां हुई हैं। आपने कई क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में अच्छा जवाब दिया, आपने अपने ढंग से दिया। उस वक्त नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम में विपक्ष भी बड़ा ऑफेंसिव भी था, लेकिन विपक्ष का ऑफेंसिव के बाद भी उनका सम्मान, उनका आदर हुआ है। मैंने एक डेमोक्रेसी का जो ट्रूली एक विश्वास था उनका, वो हुआ। आइए हम इसके बाद बात करते हैं हमारे राजवर्धन जी से। राजवर्धन जी, हम दो तीन चीज़ें आपसे चाहेंगे कि आप तो प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इमरजेंसी को आप किस नज़र से देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि मैंने जो आपको बताया उसको आपने जवाब नहीं दिया। उस समय जो बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, उसके बाद में नारा लगा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा लगाया था, मैंने खुद सुना कि इंदिरा याहिया एक है। तो क्या ये उनकी बड़ी गलती थी या वास्तव में उन्होंने उनको इस नज़र से देखा था? राजवर्धन जी। नेहरू और ये इंदिरा गांधी और यहिया एक है, ये इसका मुझे जानकारी नहीं है। नारा लगाया था उन्होंने, जानकारी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती उन्होंने बहुत। और एनीवे आप अपना विचार बताइए। मैं इमरजेंसी पर मैं जो कहना चाहता हूँ, इमरजेंसी धारा है, धारा 352 के तहत इमरजेंसी लाया गया, संवैधानिक है, लेकिन वो राष्ट्र पर संकट नहीं था। राजनारायण से मुकदमा जो उनको था कि गलत ये चुनाव में सरकारी सहायता ली गई है, इसके कारण से वो चुनाव रद्द हो गया और उसके कारण से उनको पद त्याग करना पड़ेगा। और उसके पहले 74 का छात्र आंदोलन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने भी भागीदारी की थी। वो छात्र आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था और वो बिहार तक में बहुत
ज़्यादा फैल गया था। जयप्रकाश नारायण उसमें नेतृत्व कर रहे थे, उसको दूसरी आज़ादी का नाम दिया गया। और इसी बीच में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला आया तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी देने के लिए तैयार थी, लेकिन संजय गांधी ने मना कर दिया। और सिद्धार्थ शंकर राय उसके कानूनी पक्ष के जानकार थे और उसने कहा कि आप यहाँ पर इस धारा के तहत आप इमरजेंसी देश में ला सकते हैं। तो ये इमरजेंसी अगर देश में संकट हो तब तो इमरजेंसी जायज है, लेकिन ये संकट देश पर नहीं था, ये व्यक्ति इंदिरा गांधी उनकी सत्ता पर संकट था। इसलिए यहाँ पर हम आपातकाल का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। और आपातकाल के बाद जैसा कि 77 के चुनाव में वो बुरी तरह हारे और जितने चूंकि विपक्ष के सारे नेताओं को जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण से लेकर के एवं कि अपने जो अपने सबसे वरिष्ठतम सहयोगी थे पीएन हक्सर, उनके परिवार के लोगों को उन्होंने संजय गांधी ने जेल में डलवा दिया था। और एक प्रकार से डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के रूप में संजय गांधी काम कर रहे थे। तो ये दृष्टिकोण जो लगता है कि नहीं, वो पीरियड अगर इंदिरा गांधी का नहीं होता तो इंदिरा गांधी ने जितना काम किया, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, परमाणु कार्यक्रम, सिक्किम का विलय, बैंकों का कार्यक्रम, परमाणु विस्फोट भी उन्हीं के समय में वो जो माने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विरोधी आदमी उसको दुर्गा, तो वो एक व्यक्तिगत माने कमजोरी के कारण से उन्होंने जिस आपातकाल को लाया, हम लोग बहुत दिनों तक उसको दिल से ये माफ नहीं कर सके। और आज भी आप देखिए कि हिंदी का 2 प्रदेश या 3, बंगाल भी ले लीजिए तो 3 प्रदेश, आज तक कहीं कांग्रेस का 1990 का, यहाँ तो 1977 का बाद से, और कांग्रेस का बिहार और यूपी में 90 का बाद से नामो निशान नहीं है। आज वो जमीन बंजर हो गई है, माने उसके कारण से कठिनाई होती है कांग्रेस पार्टी को। और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत फिर 1980 के बाद से जीत के आती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, भिंडरावाला का ऑपरेशन को वो ठीक से मैंने पंजाब के जो राजनीति थी उसको करने के लिए, कांटा से कांटा निकालने के लिए भिंडरावाला को वहां पर उन्होंने ही प्लांटेशन किया। वो भिंडरावाला उसका विरोधी बना और अंतिम ऑपरेशन ब्लू स्टार बंद करना पड़ा। और उस गलत नीति के कारण उसके जो सिख अंगरक्षक है सिख अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी। तो ये राजनीति में छोटी छोटी भूलें भी जो है बहुत घातक हो जाती है। इस प्रकार हमने हमारे अभी जो तीनों प्रतिभागियों के साथ नेहरू और इंदिरा गांधी के अवदान और उस समय में क्या चीज ऐसी हुई जिसको लेकर आलोचना हुई, वो आलोचना कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत थी, इस पर काफी बेबाक हमने बातचीत की। हम इसके पश्चात हम अपने जो एक प्रतिभागी हमारे शिशिर बाजोरिया जी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं नेहरू से इंदिरा, दशा और दिशा। और ब्रेक में जाने के पहले ही हमने आपको कहा था कि शिशिर बाजोरिया जी जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता हैं, वो शीघ्र ही हमारे इस परिचर्चा में आएंगे। श्री बाजोरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पहले हमारे तीन प्रतिभागियों ने, सादिया आजिम, राज मिठोलिया, राज्यवर्धन जी। राज मिठोलिया जी सादिया आजिम सहारा की चीफ रही हुई हैं, राज मिठोलिया जी कलकत्ता प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और राज्यवर्धन जी प्रगतिशील लेखक संघ के सेक्रेटरी थे। इन तीनों ने अपने अपने ढंग से इस नेहरू से इंदिरा काल को उसकी समीक्षा की। कई मामलों में नेहरू और इंदिरा गांधी और के कार्यकाल की प्रशंसा भी की किस चीज़ों को लेकर के, और कई मामलों में उन्होंने जैसे इमरजेंसी लागू की मिसेस गांधी ने, नेहरू जी का जो चीन के मामले में हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा और कुछ ज़मीनें भी चली गई, जबकि तिब्बत का उन्होंने हस्तांतरण भी किया था चीन के लिए, फिर भी चीन ने भारत पर आक्रमण किया और हमें शर्म का मुंह देखना पड़ा। आदि आदि कई चीज़ें हैं
जो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना भी की, लेकिन बहरहाल कुल मिला करके कहा कि इन दोनों का पीरियड भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड है। शिशिर जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने ढंग से कि नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल को आप किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भारत की आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नेहरू और इंदिरा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद नेवर जी। नेवर जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को एक चीज़ बता दूं आपके माध्यम कि मैं जो भी बोलूँगा केवल इतिहास के पन्नों से कुछ वाक्य निकाल के वो दर्शकों के सामने रखूँगा और दर्शक अपने फैसले पे आए कि हमारी दिशा और दशा का क्या बना। मैं इसमें कोई भी टिप्पणी ना व्यक्तिगत अपने रूप से, ना हमारे दल के रूप से मैं करूँगा। केवल मैं इतिहास से कुछ वाक्य आप लोगों के सामने करूँगा। सबसे पहले 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन जो हर साल मनाया जाता है और संसद में उनके श्रद्धांजलि में उनके फोटो पर माल्यार्पण होता है। इस बार 14 नवंबर को मोदी जी ने ट्वीट करके नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी और पार्लियामेंट में हम आज के सरकार के जो द्वितीय पद पे हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, वो जाके श्रद्धांजलि दिए। अब जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से न सोनिया जी थी न राहुल जी थे। कांग्रेस पार्टी में यदि आप देखें तो हाँ, खड़गे जी हैं अध्यक्ष, मगर कांग्रेस पार्टी में परिचय दी आप किसी के लिए तो ये दोनों का ही है। वहाँ पर खड़गे जी भी नहीं पहुँचे, प्रियंका गांधी जी पहुँची। अब आइए, इंडिया अलायंस जो इन्होंने बड़ा ढोक पीट के बनाया था कि ये इंडिया अलायंस, जिसको नाम भी उसमें भी गड़बड़ किया था कि नाम इंडिया दिया था, इंडिया नहीं है, इंडी है। आपके कोई भी घटक दल का नहीं आया, एकमात्र तृणमूल का आया। तो ये तो है हमारे विपक्ष का नेहरू जी के प्रति भावना। अरे कम से कम आगे माल्यार्पण तो कर देते। अब एक एक करके मैं बोलूं, मैं जैसे बोला इतिहास के पन्नों से निकालता हूं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो आज दशा हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ, क्यों हुआ? संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा किसने लेके गया? काराकोरम पास चीन को किसने सौंपा? तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, यह घोषणा किसने की? अक्षय चिन्ह 1962 में चीन हमसे छीन लिया, कैसे हुआ? ओमान ने ग्वादर बंदर का हमें देना चाह रहा था, हम नहीं लिए, और वहीं पे आज चीन बंदर बनाया है पाकिस्तान में, वहीं ग्वादर में। बादशाह खान चाहते थे कि बलूचिस्तान हम ले लें, ठुकरा दिए। अनुच्छेद 370 किसने लगाया? हैदराबाद और गोवा को भारत में लाने के लिए जो सरदार पटेल के प्रयास में बाधा किसने बना? कोबो वैली, कोको द्वीप को म्यांमार को किसने सौंपा? सोमनाथ के मंदिर के मरम्मत के काम में देरी किसने कराया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हमें मिल रहा था, नेहरू जी ने केवल नहीं लिया, नेहरू जी इसको चीन को सौंपे। और आज वही चीन है जो बार बार अपना वीटो लगा के हमें स्थायी सदस्यता से रोक रहा है। सोचिए, हमें मिल रहा था, हमारा हक था, हमने नहीं लिया, हमने मदद की कि चीन को मिल जाए। ये नहीं समझ में आता चीन से इतना प्रेम क्या था। और यही जब यूपीए सरकार थे तो हमारे जो युवराज हैं कांग्रेस के, राहुल बाबा, जाके एक गुप्त करार सही किए हैं चीन के पार्टी से, आज तक किसी को नहीं बताया क्या किए हैं। सिंधु नदी के जल का जो करार हुआ, एक असामान्य करार हुआ,
किसके समय में हुआ, किसका कार्यकाल था? धर्मनिरपेक्षता के नाम से हिंदू पर्सनल लॉ को हटा दिया मगर मुसलमान पर्सनल लॉ को कायम रख दिया। इसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। और 1955 में अपने ही सरकार में भारत रत्न से सुसज्जित हुए पंडित नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू। अब आप खुद सोचिए कि ये सब जो मैं बोला हूं, मैं किसी में एक जगह अपना टिप्पणी नहीं किया हूं, केवल इतिहास के पन्नों से निकाला हूं और निकाल के दर्शकों के सामने में रखा हूं। हाँ, इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे काम, अब उसमें भी नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था, कुछ तो बोलते हैं कि सब नॉन अलाइंड कैसे हो सकता है, एक तरफ सोवियत रूस था और एक तरफ अमेरिका था, तीसरा तो कोई शक्ति था ही नहीं। नॉन अलाइंड में ये कुछ हमारे भ्रम भी रहा है, क्योंकि नॉन अलाइंड में ही तो यूगोस्लाविया था जो कि वार्सो करार का एक देश था, वो कैसे नॉन अलाइंड? बट ये सब नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने बहुत बड़े रूप से किया था, नेहरू जी के टाइम से आरंभ हुआ और इंदिरा जी भी इसको कायम रखी। अब इंदिरा जी का कार्यकाल हम देखें, इसमें दो बात नहीं है। आज हमारे देश में यदि शुरू से आज तक देखें तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, और आज मोदी जी हैं। जहां तक इंदिरा जी का है, देखिए, मां चंडी नहीं होती तो पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, बांग्लादेश का जन्म नहीं होता। इसका श्रेय केवल और केवल उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही जाएगा। पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश का जन्म, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में था, इसमें कोई दो बात नहीं है। मगर उसके ठीक बाद कुछ दिनों में आपातकाल लगा के, इमरजेंसी लगा के, जो एक काला वक्त आया है, काला समय आया हमारे देश के इतिहास में। नेवर जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। उस समय मैं तो बहुत छोटा था। उस समय क्या देखा गया कि सुबह सुबह, उस टाइम तो सब अखबार का ही युग था, अखबार के प्रथम पन्ने में भी खाली जगह होती थी, क्योंकि रात को सेंसर हो गया। ये था इमरजेंसी। और इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी चल रहा था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, क्या नसबंदी नहीं हुआ? तुर्कमान गेट का घटना नहीं घटा? और ये दोनों के दोनों आप देखें, नसबंदी और तुर्कमान गेट, इसमें एक ही समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित थे। उसका नाम आज कोई नहीं लेता है, ये इतिहास इसका गवाह है। नसबंदी में सबसे ज्यादा नस किस कौम की कटी थी? और तुर्कमान गेट में जो बुलडोजर चला था, बुलडोजर उस वक्त चला था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में, पुराने दिल्ली में कौन से कौम के सबसे ज्यादा घर नष्ट हुए थे? कौन से कौम के लोग गोली से घायल होकर मरे थे? इसके बाद यदि हम देखें 356 लगा के सरकारों को बर्खास्त करने में यदि एक नंबर स्थान में कोई प्रधानमंत्री है तो वो है इंदिरा जी। इसमें कोई दो बात नहीं है। यदि कांग्रेस का देखें, 41 बार 356 लगाए हैं और उसमें कोई भी और पार्टी का नाम नहीं आएगा। पुस्तकों पे प्रतिबंध लगाने में एक अग्रणी थे इंदिरा जी। चलचित्र किस्सा कुर्सी का केवल प्रतिबंध नहीं लगाई, उसके पूरे के पूरे प्रिंट को जलवा दिया गया, उसको फिर से बनाना पड़ा। इतना लोकप्रिय था, उसको फिर से बनाना पड़ा। और बैंक और कोयला खनन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे मेरे ख्याल से हमारे देश को बहुत बड़ा धक्का लगा आर्थिक रूप से। उसमें कोई गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये मैं बोला केवल जो इतिहास के पन्नों में है, मैं वहाँ से कुछ वाक्य निकाल के दर्शकों के सामने रखा है। दर्शक आप फैसला कीजिए इसके बाद देश की दशा और दिशा क्या है। अभी श्री शिशिर बाजोरिया जी ने
नेहरू और इंदिरा के समय का विश्लेषण किया उन्होंने। इमरजेंसी की उन्होंने आलोचना की, जो इसके पहले भी प्रतिभागियों ने की आलोचना। नेहरू के कार्यकाल में किस प्रकार से चीन को भूमि दी गई, किस तरह तिब्बत को किया गया, इसको लेकर के इन्होंने क्रिटिसाइज किया। फिर चीन ने भारत पर आक्रमण किया, हमको पीछे हटना पड़ा। इन सब चीज़ को लेकर के भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। उन्होंने इंदिरा गांधी और ये तो कहा कि वो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके कार्यकाल में जो चीज़ें हुई उनको बारे में बखान किया। इस प्रकार नेहरू से इंदिरा तक के कार्यकाल के बारे में हमारे चारों प्रतिभागियों ने, शिशिर जी ने अभी तुरंत, उसके पहले तीनों प्रतिभागी ने, सादिया आजिम, राज मिठोलिया और राजवर्धन जी ने अपने अपने ढंग से समालोचना की, समीक्षा की। हम बहुत आभारी हैं श्री शिशिर बाजोरिया जी के, भले ही वो थोड़ा विलम्ब से आए हों, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इसके पहले सादिया आजिम और राज मिठोलिया जी, राजवर्धन जी की भी हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इन विषय पर काफ़ी अच्छी समालोचना की। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।